ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। ये कहता है कि जो लिव वेल लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फॉर होम कंजम्पशन। उनके कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट है एलईडी लैम्प जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और एनर्जी एफिशिएंट है। कंपनी हैज़ अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो मॉनिटर करती है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन को। ठीक है, यहाँ तक आसान है, कुछ नहीं यहाँ तक। एज पर द रिसेंट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिपोर्ट, कंपनी को पता चला कि जो एलईडी लैम्प का करंट रिजेक्शन रेट वो 5% है ऑफ इनपुट यूनिट्स का। और इनपुट यूनिट्स जो हर समय प्रोसेस में ईच डे प्रोसेस होके जाती है वो है 5000 यूनिट्स। ठीक है, ईच यूनिट दैट इज़ रिजेक्टेड वो 200 का लॉस देती है। यानी यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अगर मेरा 5000 यूनिट्स है, 5000 इनपुट यूनिट्स है, यानी 5% रिजेक्शन रेट है, यानी 250 मेरा यूनिट रिजेक्ट होता है। और एक यूनिट का कॉस्ट है 200 रुपये, तो यानी 250 इंटू 200 ये होता है 50,000 का मेरा लॉस होके जाता है। करेंट सिनेरियो में मेरा 50,000 का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ चेंजेस प्रपोज करा जिसके वजह से जो ओवरऑल रिजेक्शन रेट है वो 5% से 3% हो जाएगा। यानी 5000 इंटू 3% ये हो जाएगा 150 यूनिट्स, ये हो जाएगा 150 यूनिट्स। और 1 सेकेंड, हाँ जी, ये हो जाएगा 150 यूनिट्स। और अभी भी ये 200 का लॉस दे रहा है, यानी 150 इंटू 200 ये हो जाएगा 30,000 रुपये। यानी प्रपोजल से अब 30,000 रुपये लॉस हो रहा है। पर ये इंस्पेक्शन जो है, ये इंस्पेक्शन करने से जो एक सेकेंड, कहाँ गया पेन, ये रहा। ये इंस्पेक्शन करने से 15,000 का खर्चा आ रहा है। यानी मेरा फ़ायदा कितना हुआ, पहले तो मेरा फ़ायदा हुआ 50,000, 20,000 का फ़ायदा हुआ, और मेरा खर्चा कितना हुआ 15,000 का। तो यानी मेरा फ़ायदा हो रहा है 5,000 का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हमें ये बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। हाँ, ऑब्वियसली बेनिफिशियल है। ठीक है, पहला आंसर हो गया। कहता है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितना मैक्सिमम रिजेक्शन रेट होना चाहिए जिसके वजह से जो प्रोपोजल का बेनिफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। कितना मैक्सिमम रिजेक्शन रेट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद यानी इस स्टेज में कितना रिजेक्शन रेट होना चाहिए कि ये जो प्रपोज़ल है वो उसका जो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब उसका बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हमें ज़ीरो करना पड़ेगा। इसको ज़ीरो करने के लिए हमें इसको 15,000 करना पड़ेगा, राइट। इसको 15,000 करने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 35,000 करना पड़ेगा। इसको 35,000 करने के लिए हमें ये तो सेम ही रहेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। यानी 35,000 डिवाइडेड बाई 200 ये हो जाएगा 175 यूनिट्स। और ये 175 यूनिट्स होने के लिए रिजेक्शन रेट कितना होना पड़ेगा, 175 डिवाइडेड बाई 5,000 रिजेक्शन रेट जो होगा वो होगा 3.5%। तो आंसर यही है कि जब रिजेक्शन रेट 3.5% होगा तब जिसका बेनिफिट जो है वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। नाउ वी कम टू सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे कह रहा है कि सिने वर्ल्ड एक मूवी थिएटर है जो एक टाउन में लोकेटेड है जहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। टाउन में सब्सटैंशियल पॉपुलेशन स्टूडेंट का है जो मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सिनेवर्ल्ड का बिज़नेस जो है वो रिसेंट ईयर्स में काफ़ी स्लो रहा क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीमिंग वेबसाइट जैसे नेटफ्लिक्स, OTT वेबसाइट बहुत सारे आ चुके हैं। पर जो सिनेवर्ल्ड का मैनेजमेंट है वो ये फील करता है कि जो स्टूडेंट्स अभी भी मूवी देखना बिग स्क्रीन में पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, एम्बियंस अच्छी होती है, और मूवी थिएटर ये सारी चीज़ें ऑफ़र करती है जो OTT ऑफ़र नहीं कर पाती। बिल्कुल सही बात है। कहता है जो एवरेज एक स्टूडेंट का कॉलेज टाइम है वो 4 साल का है।
ठीक है, वो नॉर्मल सभी कोर्सेज़ का होता है, ठीक है। तो सिनेवर्ल्ड प्लान करता है कि वो ऑफ़र करे स्टूडेंट्स को कि 4 साल तक डिस्काउंट्स हम क्यों ना दें। हम डिस्काउंट दे देते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो स्टूडेंट उसी जगह पर 4 साल रहने वाले हैं उसी कॉलेज में। तो वो कहते हैं कि सिनेवर्ल्ड वुड अट्रैक्ट अटेंशन टू द प्लान बाय इनिशियली ऑफरिंग फ्री टिकट्स। वो स्टूडेंट्स को पहले एक विजिट में पहले वो फ्री टिकट ऑफर करना चाहते हैं, फूड एंड बेवरेज भी फ्री देना चाहते हैं, गिफ्ट वाउचर्स भी फ्री देना चाहते हैं। इस वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस का जो कॉस्ट आया वो 5,000 आया, यानी 1 सेकेंड, यानी जो वन टाइम इनिशियल एक्सपेंस है वो 5,000, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि हर स्टूडेंट नहीं, पर ईयर में जो टोटल स्टूडेंट्स है, ये प्लान है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये प्लान है। ये प्लान है कि हर स्टूडेंट पहले और दूसरे साल में 2,000 रुपये खर्च करेगी। हर स्टूडेंट नहीं, हर साल में सभी स्टूडेंट्स मिला के 2,000 रुपये खर्च करेगी, और तीसरे और चौथे साल में 1,500 खर्च करेगी। सिमिलरली फूड एंड बेवरेज में 4,000 खर्च करेगी और 3,000 खर्च करेगी। सोविनियर्स एंड एक्सेसरीज़ में 2,250 एंड 750 खर्च करेगी। डेटा हमें यहाँ दे रखा है कि ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द थिएटर इन 3 and 4। यानी जो देखो स्टूडेंट विजिट कर रहा है थिएटर में, तो अगर कोई थिएटर में विजिट कर रहा है तो मूवी देखने ही विजिट कर रहा होगा, राइट। तो मूवी देखने के लिए उसे टिकट खरीदना पड़ेगा, राइट। पर क्या ज़रूरी है कि जो थिएटर विजिट करता है वो फूड एंड बेवरेज भी लेगा एंड एक्सेसरीज एंड सोविनियर्स भी लेगा? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन मूवी टिकट खरीदेगा वो ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बस वही अज्यूम करेंगे कि जो 50% आर एक्सपेक्टेड टू विजिट है उसने बस टिकट से परचेज़ करा होगा। तो कहता है कि तीसरे और चौथे साल में सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ही विज़िट करें। यानी ये अज्यूमेबल है कि पहले और दूसरे साल में 2,000 पूरे आए, लेकिन तीसरे और चौथे साल में 1,500 का आधा हो गया। यानी ये हो गया अपना कॉस्ट, ये तो हो गया अपना कॉस्ट, लेकिन बेनिफिट कितना हुआ? पहले साल में 2,000 और दूसरे साल में हो गया 1,500 का आधा, यानी 1,500 डिवाइडेड बाई 2 750, और पहले साल में हो गया 2,000, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, तो पहले साल में हो गया 2,000 प्लस दूसरे साल में हो गया, तीसरे चौथे साल में हो गया 750, ठीक है। 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। फिर कहता है अक्रॉस ऑल ईयर 1 2 3 4 अक्रॉस ऑल ईयर सिर्फ 75% सब्सक्राइबर ने ही फूड एंड बेवरेज लिया, ठीक है। यानी इस 4,000 में क्योंकि सभी लोग आए थे तो 4,000 इंटू 75% होगा। यहाँ पे 4,000 इंटू 75 होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले इंटू 50% होगा, उसके बाद इंटू 75% होगा, क्योंकि तीसरे चौथे साल में बस आधे लोग ही आए थे, ठीक है। तो 4,000 इंटू 75% 3,000 हो गया, और 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 75%, 3,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 75% 1125, तो 3,000 और 1125, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 3,000 प्लस 1125, ठीक है। उसके बाद सोविनियर और एक्सेसरीज़ के लिए कह रहा है कि सिर्फ 25% सब्सक्राइबर पहले और दूसरे साल में सोविनियर ख़रीदते हैं, और 10% सब्सक्राइबर तीसरे और चौथे साल में सोविनियर ख़रीदते हैं। यानी यहाँ पे हो जाएगा इंटू 25%, क्योंकि सभी लोग आए थे। पर यहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 50%, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10%, ठीक है। यानी 2,250 इंटू 25%, ये होगा 562.5, ये हो गया 56 प्लस 2.5 प्लस कितना था 750, राइट। 750 डिवाइडेड बाई 2, 750 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10%, दैट इज़ 37.5, ओके। सो 37.5। सो हमने सारा डेटा को पुट कर लिया।
पर यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है पूरे 4 साल का 3.169, पूरे 4 साल का 3.169 एंड पहले और दूसरे साल का 1.735, ठीक है। यानी तीसरे और चौथे साल का हमें नहीं दिया हुआ, तो तीसरे चौथे साल का हमें निकालना पड़ेगा। तीसरे चौथे साल का कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये, यानी 3.169, क्योंकि वो पूरे साल का है, 3.169 माइनस 1.735, तो ये हो जाएगा 1.434। तो हमारे पास तीसरे चौथे साल का भी आ गया और पहले साल का भी आ गया, ठीक है। तो अब हमें सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5,000 तो वैसे ही ये पीवी फैक्टर में है, ये पहले साल का है, तो यानी 1.735, तो 2000 इंटू 1.735, ये हो गया 3470। उसके बाद 750, ये हो गया दूसरे साल का, 750 इंटू कितना था, सॉरी तीसरे चौथे साल का कितना था, 1.434 इंटू 1.434, ये हो गया 1075, 1 सेकेंड, 750 इंटू 1.434, 1075.5, 1075.5, ठीक है। उसके बाद 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पहले दूसरे साल का है, तो 3,000 इंटू 1.735, ये हो गया 5,205। ये हो गया अपना 1,125, ये तीसरे चौथे साल का है, 1,125 इंटू 1.434, कितना हो गया 1613.25, 1613.25। ये हो गया पहले साल का, पहले दूसरे साल का, यानी 562.5 इंटू 1.735, कितना है ये 975.9375। तो इसको हम लिखते हैं 975.94, ठीक है। उसके बाद 37.5, ये तीसरे चौथे साल का है, 37.5 इंटू 1.434, ये कितना हो गया 53.78। तो अब इसको टोटल करोगे कितना आएगा, 3470 प्लस 1075.5 प्लस 5205 प्लस 1613.25 प्लस 975.94 प्लस 53.78, यह आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू 12,393.47। लेकिन अपना कॉस्ट भी था, इनिशियल कॉस्ट जो फ्री टिकट्स हमने दी थी, तो वो माइनस करेंगे। वो माइनस करने पे आ रहा है सब, एक सेकेंड, प्लस माइनस 7393.47, ये आ गया 7393.47। अपना आंसर कितना है, अपना आंसर कितना है 7393.47, 7394। तो क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कैलकुलेट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो लाइफ टाइम वैल्यू अपना आ रहा है 7394, तो ऑब्वियसली ये प्रपोजल बिल्कुल सही है। यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, बस क्वेश्चन 2 भी अपना डन। आई होप बहुत ज़्यादा मैंने आसान कर दिया यहाँ पे मैपिंग करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है, ठीक है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 है नहीं, तो सीधा हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे कहता है कि CEO ऑफ P लिमिटेड कंसर्न्ड है विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज करेंटली स्पेंट ऑन कस्टमर वारंटी क्लेम, ठीक है। ईच बॉक्सेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज प्रिंटेड विद द लोगो की सेटिस्फैक्शन गारंटीड या आपका मनी बैक, ठीक है। लोगो प्रिंट है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा वरना आपको पैसे वापस किया जाएगा। पी लिमिटेड को डिफ़िकल्टी हो रही है अपने कॉम्पिटिटर एक्स लिमिटेड से compete करने में, बिकॉज इट डज़ नॉट हैव ए रेपूटेशन जो एक्स क्वालिटी के पास है, एक्स लिमिटेड के पास है। एक्स लिमिटेड के पास जो रेपूटेशन है वो पी लिमिटेड के पास नहीं है, जिसके वजह से वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कॉम्पिटिशन करने में। सिंस द वारंटी क्लेम आर सो हाई, P Limited का CEO would like to evaluate what costs are being incurred to ensure the quality of the product। फालतू चीज़ है। अब कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बताता हूँ अभी मैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कॉस्ट था, तो CEO ने कुछ ये कॉस्ट करे ताकि इतने कॉस्ट कम हो जाए, इसमें इतना कॉस्ट कम हो जाए। ये ओरिजिनल कॉस्ट था और CEO इतना कॉस्ट इनकर करना चाहता है बेनिफिट के लिए, और वो बेनिफिट इतना हुआ, ठीक है। तो अब करना क्या है,
हमें बनाना है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट और हमें करना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है, बस इतना ही करना है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट। अब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट से इनका क्या मतलब है, 1 सेकेंड देना। हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट से इनका मतलब है, पेज नंबर 2.4 में आते हैं, 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट से इनका मतलब है कि जो भी एक्सपेंसेस दी हुई थी पहले टेबल में, उसको हमें प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में बांटना है और इन चारों हेड का परसेंटेज निकालना है। इन चारों हेड में जो भी हमने बाइफर्केशन किया, परसेंटेज निकालना है कि टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। नहीं समझा होगा तो मैं भी करके बताता हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं वापस अपने ओरिजिनल पेज में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले है यहाँ पे वारंटी क्लेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाइफर्केट कर लेते हैं अपने चारों हेड्स को। अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये हमने बाइफर्केट कर लिया। ठीक है, वारंटी क्लेम यानी ये इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल है, ये प्रिवेंशन में नहीं है, अप्रेजल में नहीं है। मैं यहाँ पे आई एम जस्ट हियर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। मैं यहाँ पे मैं जानबूझ के यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करना बता रहा हूँ कि एमसीक्यू के पर्पज़ के लिए आप कैसे फटाफट सॉल्व कर सकते हो। जो एक पेपर मिलती है ना आपको एग्ज़ाम के हॉल में, उस एक पेपर में कैसे फटाफट शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब वो 2.4 पेज आप रेफ़र करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉस्ट किस हेड में जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा, या आप खुद पढ़ोगे। तो मैं अभी डायरेक्टली बाइफर्केट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वारंटी क्लेम जो है वो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। तो यानी 1 सेकेंड, वारंटी क्लेम जो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है जिसका कॉस्ट है 4,25,000। ठीक है, ये हो गया 4,25,000। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट यानी हम प्रिवेंट कर रहे हैं तो इट इज़ अ प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, हाँ, इट इज़ अ प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट इज़ अ प्रिवेंटिव कॉस्ट विच इज़ 1,20,000। ठीक है, देन आता है रीवर्क एक तरह का इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। मतलब आपने प्रोड्यूस करा, डिफेक्ट निकला तो आपको रीवर्क करना पड़ रहा है, तो ये आपका एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। तो रीवर्क जो है वो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। तो यहाँ पे आ गया 3 लाख। ठीक है, उसके बाद लॉस प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन। एक्चुअली मेरे सामने फिजिकल कॉपी बुक खुली हुई है, इसलिए मैं शायद पीडीएफ बार बार टर्न नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। सो जो कहता है लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर, ये एक तरह का एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है जो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, यानी ये हो गया लॉस। मैं यहाँ पे सीधा सिर्फ लॉस लिखता हूँ। लॉस हो गया 8,10,000 का, 8,10,000 का। उसके बाद कहता है कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स 50,000। रिजेक्टेड यूनिट्स, देखो ये कस्टमर ने रिजेक्ट नहीं करा, अब पता नहीं, मतलब यहाँ पे ये हमें मानना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन के दौरान रिजेक्ट हुआ है, हमने रिजेक्ट किया है। तो ये एक तरह का इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। तो कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स इज़ 50,000, राइट? हाँ, 50,000, इट्स 50,000। देन इट सेज सेल्स रिटर्न। किसने सेल्स रिटर्न किया? कस्टमर ने, यानी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो यहाँ पे वापस आ गया सेल्स रिटर्न। ये हो गया कितना? 1,75,000, 1,75,000। देन टेस्टिंग यानी हम टेस्ट कर रहे हैं, हम चीज़ों को अप्रेज कर रहे हैं, दैट इज़ अप्रेजल कॉस्ट। सो हमें आते हैं अप्रेजल कॉस्ट। टेस्टिंग कितना? 1,70,000। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को टोटल कर लेंगे। कितना है, 4,25,000 प्लस 1,20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 8,10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 1,70,000। टोटल कॉस्ट इज़ 205,000। अब इसके बेस में हमको सबका परसेंटेज बांटना है। तो ये सिर्फ 1,70,000 है। डैट मीन्स 1,70,000 डिवाइडेड बाय टोटल इज़ इंटू 8.29%। तो इसको मैं लिखता हूँ 8.30%। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय टोटल इज़ 5.85%। 5.85%। ठीक है। नाउ इट्स 3,50,000। 3,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल इज 17.07%। 17.07%। देन आया आपका 4,25,000 डिवाइडेड बाय 8,10,000 प्लस 1,75,000 divided by total is 68.78 68.78%। so now we have to see the answer कि इतना जो हमने किया वो सही है कि नहीं है। ठीक है। आंसर ये रहा। 5.85 आ गया। 5.85 सही है। देन 8.29 सही है। देन 1707 सही है। देन 867.78। देन 68.78। तो हमने परसेंटेज वाइज ये बाइफिकेट कर दिया। ये आपको एग्जाम में करना है, इतना छोटा सा। ठीक है। मैं सॉल्यूशन करके नहीं बता रहा हूँ, जस्ट सेट बी के पर्पस से कि एक पेज में आप फटाफट कैलकुलेटर यूज़ करके ख़त्म कर सको, वैसे बता रहा हूँ। ठीक है। सो ये अपना पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेनिफिट, ये हमने क्वालिटी स्टेटमेंट बना दिया। अब बेनिफिट, ठीक है। अब हमें मतलब इस चीज़ से, एक सेकेंड, हमें इतना बताना है कि इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, हमें इतना बताना है। ठीक है। तो अगर ये अब देखो, अगर एमसीक्यू में कभी भी इससे कहीं से पूछे तो आप ये स्टेटमेंट बना के आप कोई भी एमसीक्यू का आंसर कर सकते हैं। अपने पार्ट 2 में आते हैं कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ। अब दूसरे के लिए सिंपल है, सिर्फ 1,20,000 प्लस 7,50,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000, कितना, 9,70,000। 9,70,000 हमने खर्च किए। 9,70,000 हमने खर्च किया, पर बेनिफिट कितना हुआ। बेनिफिट हुआ 8 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3,25,000 प्लस 1,50,000, 15,25,000 बेनिफिट हुआ। यानी टोटल बेनिफिट हुआ 15,25,000 बेनिफिट हुआ। तो नेट बेनिफिट कितना हुआ। नेट बेनिफिट हुआ आपका 5,55,000। बस इतना ही। ठीक है। अब क्वेश्चन में ये भी इन्होंने आंसर में क्या करा है कि जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं, कहाँ गया, हाँ जी, जो हमने एक्सपेंसेस किए एंड जो बेनिफिट हुआ, जो हमने एक्सपेंसेस किए एंड जो बेनिफिट हुआ, उन्होंने उनको भी बांट दिया है उन 4 हेड्स में। तो ये आप बांट लेना, ये बहुत आसान है, मतलब उतना कॉम्प्लिकेट तो है नहीं, आपको बस याद होना चाहिए। 2.4 पेज में जाओगे, वो लिस्ट याद करोगे, आपको बांटना आ जाएगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा हूँ। ठीक है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने आपको बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ कि सेट बी में आप कैसे तुरंत फटाफट बिना डिटेल में सॉल्व किया आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि एक कंपनी प्रोड्यूस करती है सिंगल प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस करती है जिसका डेटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, वेरिएबल ओवरहेड इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। कहती है कि कंपनी हैज़ अ फोरकास्ट कि जो डिमांड है वो 28,000 होने वाला है। हाउएवर इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोडक्शन क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बता दो कैसे। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, स्टॉक लेवल भी मेंटेन है एंड कोई भी अनचेंज नहीं है। फॉलोइंग डिटेल दी हुई है। कह रहा है कि हम जो भी कस्टमर को
भेजते हैं उसका 12.5% रिजेक्ट हो जाता है। 12.5% ऑफ द आइटम्स डिलीवर टू द कस्टमर रिजेक्ट हो जाता है फेलियर की वजह से, स्पेसिफिकेशन फेलियर की वजह से। तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, और रिप्लेस करने के लिए 5 पर यूनिट और लग रहा है। ठीक है, हमने कस्टमर को 100 भेजा, कस्टमर ने सारे 12 रिजेक्ट कर दिया, उस सारे 12 को वापस भेजने के लिए 5 रुपये और लग रहा है। कहता है कि हमने जो आइटम्स प्रोड्यूस किया था कस्टमर को भेजने से पहले, उस प्रोडक्शन में 20% फॉल्टी है। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद कह रहा है कि जो हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेज़ किया था प्रोड्यूस करने से पहले, इन्वेंट्री में 10% माल ख़राब हो जा रहा है, स्क्रैप हो जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि टोटल क्वालिटी कॉस्ट 10,75,556 है। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कंपनी फॉलोइंग प्रपोजल देती है। कंपनी जो है वो 4,50,000 रुपये खर्च करके जो ये 20 लाख का फॉल्टी है इसको वो 10% कर देगी, और 50,000 रुपये खर्च करके जो ये 12.5 का फॉल्टी है वो 9.5 कर देगी। बस इतना ही है। तो अब हमें बताना है कि क्या हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम करंट के हिसाब से देखते हैं। करंट में कह रहा है कि 28,000 यूनिट्स बनाने के लिए, चलो मेरे सामने अपना बुक खोला हुआ है, इफ़ पॉसिबल आप भी खोलो ताकि मेरे लिए आसान रहेगा, बार बार PDF चेंज नहीं करना पड़े। ठीक है, सो नाउ आई एम सेइंग, देखो कस्टमर को 28,000 यूनिट्स भेजने हैं, राइट। पर 28,000 यूनिट्स बनाने के लिए, भेजने के लिए हमें इसका तरीका कैसे सॉल्व करने का मैं बताता हूँ। देखो 12.5 रिजेक्ट हो जाता है, यानी 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5% हमें 32,000 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। हम 32,000 यूनिट्स और कस्टमर को भेजेंगे तो -12.5% उसके पास 28,000 रहेगा। समझ गए, हमें 32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा और प्रोड्यूस करके उसे भेजना पड़ेगा, तब जाके 12.5 रिजेक्ट होगा और उसके पास 28,000 रहेगा। समझे, तो इसलिए हमें 32,000 प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो 28,000 डिमांड है, 32,000 प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है? 4,000। ठीक है, 4,000 ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है। अब 4,000 का ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, यानी एक तो 75 लग रहा है, मतलब जो कॉस्ट कितना, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 35 प्लस 25। बुक में आप देखना, मैं आई होप कि आप बुक में दिख रहे हो। डायरेक्ट मटेरियल 35, डायरेक्ट लेबर 25 एंड वेरिएबल ओवरहेड 15। ठीक है, तो टोटल 75 कॉस्ट पड़ रहा है। पर क्योंकि रिप्लेस हमें करना पड़ेगा तो हम 5 रुपये उसे, उसका एक्स्ट्रा भी तो लग रहा है, यानी टोटल इस 4,000 यूनिट का टोटल 80 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो यानी 4,000 इंटू 80 मेरा, हम 3,20,000 का एक्स्ट्रा सामान बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमने प्रोड्यूस करा, ये प्रोड्यूस करने के लिए, ये प्रोड्यूस तब हुआ जब 20% लॉस हुआ, यानी 32,000 डिवाइडेड बाई 80%, हमें 40,000 यूनिट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके -20% 32,000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस होगा। हमें 40,000 यूनिट्स बनाना पड़ेगा। तो हम कितना एक्स्ट्रा बना रहे हैं? हम 8,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं, 8,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रहे हैं। अब इस 8,000 का एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है? डायरेक्ट मटेरियल 25, डायरेक्ट मटेरियल 35, डायरेक्ट लेबर 25 प्लस वेरिएबल ओवरहेड 15। क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोड्यूस ही किया है और तभी हमने फॉल्टी प्रोडक्शन देख लिया, हमने कस्टमर को भेजा ही नहीं, तो रिजेक्ट होने के चांसेस ही नहीं है, तो रिप्लेसमेंट ही नहीं होगा। यानी बस 75 लगा यहाँ पे। तो 8,000 इंटू 75 इंटू ये होगा 6 लाख। हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं? 6 लाख, और एक्स्ट्रा भेज कितना कर रहे हैं? 3,20,000। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये 40,000 प्रोड्यूस करने के, ये 40,000 प्रोड्यूस कैसे हुआ? क्योंकि ये 40,000 प्रोड्यूस हुआ 10% लॉस खा के इन्वेंट्री में, यानी हमें ख़रीद के कितना रखना पड़ेगा? 40,000 डिवाइडेड बाई 90%, हमें 44,444
हमें ख़रीद के रखना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री में तब जाके 10% माल सरेगा, तब जाके हमारे पास 40,000 यूनिट्स होगा कि हम उसे प्रोड्यूस करें, समझे। तो हमें 44,444 खरीद के रखना पड़ेगा। तो हम कितना खरीद के रख रहे हैं, ठीक है, 4,444 हम एक्स्ट्रा खरीद के रख रहे हैं। तो इस एक्स्ट्रा खरीदने का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, 35 डायरेक्ट मटेरियल, 25 डायरेक्ट लेबर, 15 वेरिएबल ओवरहेड। गलत है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, सिर्फ 35 लगेगा, क्योंकि अभी तक डायरेक्ट लेबर लगा ही नहीं, अभी तक वेरिएबल ओवरहेड लगा ही नहीं, अभी तो बस इन्वेंट्री में है, तो हमें बस डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। आई होप ये आसान था, फिर भी मैंने समझा दिया। 4444 इंटू 35, यहाँ पे हो गया 155540। यहाँ पे हमारा साइकिल ख़त्म हो गया। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो लगा, ये और ये कितना, 3,20,000 प्लस 6,00,000 प्लस 155540, यानी 101075540। अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये मैच कर रही है, 1,075,556, 1,075,5540, 16 रुपये का फ़र्क है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही अमाउंट है। इन्होंने पहले दे दिया, हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू कभी, अगर एमसीक्यू इसमें से आता है, इस पार्ट से आता है, तो आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया करंट के हिसाब से ना। प्रपोजल क्या है, प्रपोजल भी देख लेते हैं। प्रपोजल कह रहा है कि हम 4,50,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो फॉल्टी प्रोडक्शन है वो 20 से 10 हो जा रहा है। यानी देखो, कस्टमर को अभी भी 28,000 डिमांड ही जाना है, कस्टमर को अभी भी 28,000 ही डिमांड जाना है, ठीक है। तो हमने देखा था दूसरे पॉइंट में, प्रपोजल के दूसरे पॉइंट में लिखा है कि जो 12.5% था वो 9.5% हो गया। यानी अब हमें कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अब हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा 28,000 डिवाइडेड बाय 90.5%, यानी अब हमें जाके 30940 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 30940 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तब जाके माइनस करोगे आप 9.5% रिजेक्शन रेट, तब जाके कस्टमर को 28,000 यूनिट्स पहुंचेगा, ठीक है। तो हमें 30940 यूनिट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 30940, हम 2939 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी और इसका कॉस्ट कितना लगेगा, सेम। अब कॉस्ट यहाँ पे सेम होगा, ठीक है, कितना होगा, 29, मतलब कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे सेम होगा, पिछले से उठा सकते हैं, इंटू 80, ये हो गया 235,120, ठीक है। इसको आगे करते हैं, हमें कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो रिजेक्शन रेट यहाँ पे 20% से 10% हो गया, यानी 30940 का हमें 90% से डिवाइड करेंगे, तो 30940 डिवाइडेड बाय 90%, 3434377, ठीक है। ये आ रहा है 34377। तो हमने कितना ज़्यादा प्रोड्यूस किया, 34377 माइनस 30940, 3437, हमने 3437 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया, और इसका कॉस्ट 75, क्योंकि अभी तक रिप्लेसमेंट फोर्स लगा नहीं है, तो इंटू 75, ये हो गया 257,775, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना खरीद के रखना पड़ेगा। अब क्योंकि थर्ड पॉइंट के लिए कोई प्रपोजल है नहीं, तो हम 10% ही मान के चल रहे हैं, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 90% से, 34377 डिवाइडेड बाई 90%, ये हो गया 381, यही है ना, 34377 डिवाइडेड बाई 90% इज़ 38196, इज़ 38196 हमें ख़रीद के रखना पड़ेगा। तो हम कितना खरीद के रख रहे हैं, माइनस 34377, 3819, हम 3819 एक्स्ट्रा खरीद के रख रहे हैं, और इसका कितना लगेगा, 35 इंटू 35, ये हो गया 133,688, ठीक है। तो ये ऐसे इतना हो गया, ये सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ये इतना हो गया,
ये इतना हो गया एंड ये इतना हो गया। तो फ़ायदा कितने का हुआ? 3,20,000 माइनस 235,120, 3,20,000 माइनस 235,120, यहाँ पे हो गया 84,880 का फ़ायदा। ठीक है, 34,880 का फ़ायदा। उसके बाद 6 लाख माइनस 25,777.5, ये हो गया 3,42,200, 3,42,200, एक सेकंड क्या लिखा हुआ है, 3,42,225, हाँ ठीक है, ये हो गया फ़ायदा 3,42,225। उसके बाद तीसरा क्या है, 155,540 से आ गया 133,688। ठीक है, ये हो गया 21852, 21852। तो टोटल हो गया अपना 44895, टोटल हो गया अपना 448,957। और इस बेनिफिट को करने के लिए हमने कितना खर्चा किया था? इस बेनिफिट को करने के लिए हमने कितना खर्चा किया था? 4,50,000 रुपये और 50,000 रुपये, 4,50,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये, यानी हमने 5 लाख खर्चा किया था। तो माइनस 5 लाख, ये हो गया 51,043, 51,043। और आंसर कितना है? यानी हमारा 51,043 का लॉस हो रहा है। आंसर कितना है? 51,043 एंड 51,102, कुछ अमाउंट का फ़र्क है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कह रहा है कि इतना लॉस हो रहा है, इंक्रीज़ ऑफ क्वालिटी कॉस्ट, तो हमें प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, हम इस कॉस्ट को करके क्या कर रहे हैं आखिरकार? इस कॉस्ट को करके हम क्वालिटी ही इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फाइनेंस हमें ये कह रहा है, मतलब फिगर्स हमें ये कह रही है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यानी क्वांटिटी हमें कह रही है कि आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पर क्वालिटी वाइज देखो तो हम चीज़ों को इम्प्रूव ही कर रहे हैं ना। तो यानी नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। आपको भले ही ये लॉस हो रहा है 51,000 का, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आप क्वालिटी एस्पेक्ट को ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है, वुड यू रिकमेंड द प्रपोजल? तो अगर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाँ, नहीं, और नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हाँ। ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे कह रहा है कि EKS लिमिटेड मैन्युफैक्चर है एक सिंगल प्रोडक्ट का, जिसको 3 कंपोनेंट्स लगते हैं। उस प्रोडक्ट में 3 कंपोनेंट्स लगते हैं। इस 3 कंपोनेंट्स को इस 3 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को ये 3 सप्लायर से खरीदता है, DE, PE, ZE। EKS लिमिटेड को एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में 3 कंपोनेंट लगते हैं। उन 3 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट को ये इन 3 सप्लायर से खरीद सकता है। कहता है कि जो DE लिमिटेड है वो पर 100 यूनिट्स 240 रुपये देती है, यानी एक यूनिट का 2.4 रुपीज़। ठीक है, PE लिमिटेड एक यूनिट में 2.3 रुपीज़ देती है, और ZE लिमिटेड एक यूनिट में 2.60 रुपीज़ देती है। अब मान के चलते हैं, अगर हम DE लिमिटेड से 100 उस कंपोनेंट को ख़रीदते हैं तो हमें बस 97 रिसीव होता है, और इसके केस में 95 रिसीव होता है, इसके केस में 98 रिसीव होता है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की लॉजिक से हिसाब से करेंगे। ठीक है, कहता है कि अगर डिफेक्ट हम डिटेक्ट नहीं करते हैं तो ये प्रोडक्शन में चली जाती है और फिर डैमेज करती है 200 पर 100 यूनिट्स, यानी एक यूनिट में 2 रुपये का डैमेज करती है। टोटल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट। ठीक है, ओके। द कंपनी इंटेंड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ रिसीप। ये कुछ इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस करना चाहती है। इंस्पेक्शन का कॉस्ट है
0.26 एक यूनिट पे। और इस इंस्पेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो डिफेक्टिव है उसको हम 90% तक डिटेक्ट कर पाएंगे, 90% तक डिटेक्ट कर पाएंगे। और नो पेमेंट विल बी मेड फॉर कॉम्पोनेंट फाउंड टू बी डिफेक्टिव। छोड़ो, कह रहा है कि क्या हमें ये इंस्पेक्शन करवानी चाहिए, ये जो इंस्पेक्शन करवा रहे करवानी चाहिए, और किन सप्लायर में से हमें ख़रीदना चाहिए। तो हमें सीधा सीधा ये देखना है कि क्या इंस्पेक्शन से बेनिफिट है और किस सप्लायर से बेनिफिट है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो करंट है उसको निकालते हैं। ठीक है, करंट के हिसाब से निकालते हैं। 1 सेकेंड देना। ठीक है, ओके। सो करंट के हिसाब से हम एक चीज़ करते हैं। सबसे पहले DE लिमिटेड का देखते हैं। DE लिमिटेड कहता है कि 12,000 यूनिट पे 3% डिफेक्ट है। ठीक है, 12,000 पे 3%, यानी हमें 97% यानी 12,371 यूनिट उससे परचेज़ करना पड़ेगा, तब जाके 3% डिफेक्ट होगा तो हमें 12,000 यूनिट हमें मिलेगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम लॉजिक से करेंगे। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 2.4। तो 12,371 इंटू 2.4, ये पड़ा मेरा 2,96,904, 2,96,090 रुपये। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ 1 सेकेंड देना। हाँ, तो हाँ, कहाँ थे हम। 12,331 2.4 हमें इतना खर्च लगा के परचेज़ करना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि करंट प्लान है तो यहाँ पे वो डिफेक्टिव पीसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यानी 371 यूनिट्स, ये यूनिट्स 371 यूनिट जो हम एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं वो कभी डिटेक्ट नहीं होंगे। तो उसका कॉस्ट हमें कर पड़ रहा है 2 रुपये के हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा, यानी 371 इंटू 2 कॉस्ट पड़ रहा है 742। ये भी कॉस्ट पड़ रहा है 742। इसके अलावा क्या कॉस्ट पड़ रहा है, इसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं पड़ रहा है, यानी टोटल कॉस्ट हो गया प्लस 29,690 अपना कॉस्ट पड़ रहा है 30,432। सेम तरीके से सबको करना है। PE लिमिटेड यहाँ पे 5% रिजेक्ट होता है, यानी 12,000 डिवाइडेड बाई 95%, हमें 12,000 डिवाइडेड बाई 95%, 12,631 यूनिट्स हमें खरीदनी पड़ेंगे। और कितना रुपये के हिसाब से, 2.34 रुपये के हिसाब से 12,031 इंटू 2.34, ये हो गया 29,557। ठीक है, 29,557। ओके, अब ये 631 का कॉस्ट भी लग रहा है 2 रुपये, यानी 631 इंटू 2, ये हो गया 1,262 रुपये। 1,262 रुपये कॉस्ट लग रहा है, प्लस 29,557, ये हो गया 30,819 रुपये PE लिमिटेड से कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद ZE लिमिटेड। ठीक है, 2% रिजेक्ट होगा, यानी 12,000 डिवाइडेड बाई 98%, हमें इससे 12,000 डिवाइडेड बाई 98, 2% ही है ना, हाँ 98%, 12,244, यानी इससे हमें 12,244 यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे। और ये हमें दे रहा है 2.6 के हिसाब से, यानी 12,244 इंटू 2.6, ये हो गया 3,18,000 नहीं 3 लाख नहीं 31,834, 31,834। और इस एक्स्ट्रा यूनिट्स का 244 का 2 रुपये के हिसाब से लॉस पड़ रहा है। 244 इंटू 2 रुपये के हिसाब से इंटू 2 रुपये के हिसाब से 488 रुपये लॉस पड़ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, प्लस 31,834, यानी 32,322। तो करंट प्लान के हिसाब से देखो तो सबसे फ़ायदेमंद आपका DE लिमिटेड है करंट प्लान के हिसाब से देखो। तो ये हो गया आपका करंट प्लान।
हाँ, यहाँ पे करंट प्लान हो गया। अब आते हैं प्रपोजल में। प्रपोजल में क्या चेंजेस हैं, प्रपोजल में आते हैं। प्रपोजल में कहता है हाँ चलो, प्रपोजल में पहले सबसे पहले डी लिमिट को सॉल्व करते हैं, डी ई लिमिटेड को, ठीक है। देखो प्रपोजल में कह रहा था 90% डिटेक्ट, 90% ये डिटेक्ट कर लेगा, यानी 90% डिटेक्ट कर लेगा। कितना डिटेक्ट नहीं करेगा 10%, यानी जो 3% डिटेक्ट, समझना मेरी बात को, जो 3% डिफेक्टिव रेट है, यानी 3% का इंटू 90% डिटेक्ट कर लेगा, यानी 2.7% डिटेक्ट कर लेगा, यानी वो 0.3 डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी 0.3 का डिफेक्टिव रेट अभी भी है। तो 100 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 99.7%। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 99.7%, हमें 12,036 यूनिट्स उससे ख़रीदने पड़ेंगे। समझ रहे हो, पहले 3% डिफेक्टिव रेट था, 90% अब डिटेक्ट हो रहा है, यानी डिटेक्ट कितना नहीं होना है, 10% डिटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी जो 3% है वो 0.3% हो गया। तो अब 0.3% डिफेक्टिव रेट को ध्यान रखते हुए हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि हमें 12,000 यूनिट मिले। समझ रहे हो, यानी 12,000 डिवाइडेड बाई 97, नहीं 12,000 डिवाइडेड बाई 99.7% हो गया, 12,036 यूनिट्स हमें खरीदने पड़ेंगे। आई गेस मैं यहाँ पे समझा पाया हूँ। तो 12,036 यूनिट्स इंटू 2.4, ये हो गया 28,886, ये हो गया 28,886, ठीक है। पर इस 36 का अभी भी लग रहा है 2 रुपये, ठीक है, कम लग रहा है पर अभी भी लग रहा है, क्योंकि 10% डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, 72। उसके बाद ये हो गया ख़त्म। नहीं, उसके बाद इंस्पेक्शन भी तो लग रहा है। अब देखो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे को दिक्कत यहाँ पे आई थी कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है इंस्पेक्शन लगा 0.26 के हिसाब से। मतलब मैंने समझने में गलती यहाँ पे ये की थी, आई होप कि आपको नहीं हुआ होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो इंस्पेक्शन है वो ओवरऑल नहीं है, वो DE का अलग, PE का अलग और ZE का अलग है। यानी हम इंस्पेक्शन, जब हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम 12,000 यूनिट को ही बेस लेंगे, यानी 12,000 यूनिट इंटू 0.26 करेंगे, यानी 3,000 रुपये इंस्पेक्शन D के लिए अलग, 3,120 रुपये। ये कैसे आया, 12,000 इंटू 0.26, ठीक है। यहाँ पे हम 12,036 नहीं लेंगे, यहाँ पे 12,000 ही लेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन जब हो रहा था तब 12,000 ही था। इंस्पेक्शन जब हो रहा था तब 12,000 यूनिट से था। इंस्पेक्शन के बाद 12,036 हुआ, इंस्पेक्शन के बाद ये 90% डिटेक्शन का चीज़ हुई। इंस्पेक्शन जब हुआ तब 12,000 यूनिट था। आई होप ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। D हो गया, तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 28,886 प्लस 72 प्लस 3,120, तो 32,078। अब आते हैं हम PE लिमिटेड पे आते हैं। 5% है ओरिजिनली, 90% डिटेक्ट होता है, यानी 10% डिटेक्ट नहीं होता है, यानी 5 का 10% हो गया 0.5, तो यानी 0.5 माइनस 100, 99.5%। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 99.5%, हमें 12,060 यूनिट ख़रीदना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 12,000 यूनिट आएगा। और ये हमें दे रहा है 2.34 के हिसाब से, तो 2 इंटू 2.34, ये हो गया 28,220, 28,220, ठीक है। अब इस 60 का फिर से कॉस्ट लगेगा, इस 60 का कॉस्ट लगेगा 120, ठीक है। और इंस्पेक्शन वही सेम 3,120, इसके लिए भी सेम होगा। तो टोटल लगे 28,220, 28,220 प्लस 120 प्लस 3,120, 31,460, 31,460, ठीक है। अब आते हैं हम ZD लिमिटेड को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2% है, 10% डिटेक्ट नहीं होता, यानी 0.2% डिटेक्ट नहीं होगा, तो 100 माइनस 0.2, 99.8%, यानी 12,000 डिवाइडेड बाई 99.8%, हमें 12,024 यूनिट खरीदने पड़ेंगे।
इंटू 2.6 के हिसाब से, तो 12,024 इंटू 2.6 ये हो गया 31,262, ठीक है। और इस 24 का अलग से कॉस्ट लगेगा इंटू 2, 48, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन फिर से कितना, 3,120, 3,120, तो 31,262 प्लस 48 प्लस 3,120, ये हो गया 34,340। यानी इसके हिसाब से मेरा कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम लग रहा है पी लिमिटेड। तो ये रैंक 1, रैंक 2 ये, रैंक 3 ये, और इसमें रैंक 1 था, रैंक 1 ये, रैंक 2 ये, रैंक 3 ये। चलो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4 ये रहा। तो करंट के हिसाब से मेरा जो है फ़ायदा दे रहा है, एक सेकेंड, करंट के हिसाब से मेरा फ़ायदा दे रहा है डी लिमिटेड, फिर पी, फिर यहाँ पे रैंकिंग इन्होंने नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो डी लिमिटेड का जो कॉस्ट है वो कम है, उसके बाद पी लिमिटेड है, उसके बाद पी लिमिटेड है, उसके बाद जेड लिमिटेड है। तो DE1 PE2 ZE3 DE1 PE2 ZE3, और प्रपोज़ल में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी PE1 DE2 ZE3। तो हमने भी वही किया, PE1 DE2 ZE3। अब जस्ट फॉर योर सेक मैं आंसर को अपने आंसर से मैच कर देता हूँ। यहाँ पे ये कितना यूनिट्स है, 12,371, 12,371 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3,432 माइनस 12,371, ये हो गया 2.45। 1 सेकेंड, कुछ गलती कर रहा हूँ, 2.45 यहाँ पे 2.53 है। 2033 जब मैंने अभी तक ये 371 लॉस है, तो 12,000 के हिसाब से 2 0 डिवाइड, हाँ, इसको हम एक्चुअली 12,000 से ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ये 12,000 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, शायद ये इसको कंपनी के लॉस में ले जा रहा है 371 को। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, 1 सेकेंड। मैं 12,000 से डिवाइड क्यों करा, 30432 डिवाइड बाई 12,000, ये हो गया 2.53, एक सेकेंड है ना, 2.53 एक यूनिट पे, और 30819 डिवाइड बाई 12,000, ये हो गया 2.56, 2.56, और 32322 डिवाइड बाई 12,000, ये हो गया 2.69, 2.69। उसके बाद 32,007 डिवाइड बाई 12,000, 2.67, 2.67। उसके बाद 31,460 डिवाइड बाई 12,000, 2.62, 2.62, 32,007 डिवाइड बाई 12,000, 34,340 डिवाइड बाई 12,000 is 2.86, 2.86. What is the answer? 2.87, 2.63, 2.68. ऑलमोस्ट मैचिंग है, ज़्यादा कुछ हमने ये लिया, हमने ये भी ले लिया, 3,00,000, हमने 72 भी ले लिया, 120 ले लिया, 48 भी ले लिया, 72, 120, 48 भी ले लिया, और 28,000,
बारह हज़ार से क्यों? 12,000 से क्यों? जितना हमें रिसीव हुआ। इन्होंने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो 12,000 मान के सॉल्व कर रहा है, इन्होंने वैसे सॉल्व नहीं करा है। मतलब 12,000 डिवाइडेड बाय 99% वगैरह ये वैसे नहीं करा है इन्होंने। 12,000 को बेस माना है और जो गुड्स रिसीव हुआ उस रिसीट को डिवाइड करा टोटल कॉस्ट से। यहाँ पे भी इन्होंने 12,000 को बेस माना और जो गुड्स रिसीट हुआ उस रिसीट को डिवाइड करा टोटल कॉस्ट से। तो हम भी फ़िलहाल वैसे ही कर देते हैं, पर लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। 2.67, 2.62, 2.86, 2.67 फ़र्क नहीं है, 2 पॉइंट फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसको इग्नोर करते हैं, इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। इन्होंने 12,000 क्यों लिया, मतलब 12,000 से क्यों ने डिवाइड करा? जब मैं कर रहा था मैंने समझा था, पर वो पार्ट शायद दिमाग से निकल गया। छोड़ो इसे छोड़ते हैं। तो जो गुड्स रिसीव हुआ उसको हम बेस मान के हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सॉल्यूशन से मैच कर जा रहा है। और ये देखो एकदम बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया कि बस आपको इतना ही आपको करना है। आपको बस इतना ही करना है एंड यू आर गुड टू गिव द आंसर्स ऑफ MCQ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड था ना। हाँ जी, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सच्ची बता रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बस एक स्टेटमेंट बनानी है टोटल क्वालिटी कॉस्ट का। ठीक है, आपको उसी तरह बाइफिकेट करना है उन चारों हेड्स में। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5? ये रहा। उन चारों हेड में आपको वापस बाइफिकेट करना है और जो डेटा दिया हुआ है बस उसी को लिखना है। कैसे? मतलब जो डेटा दिया हुआ है उसी को लिखना है। जैसे मैं बताता हूँ, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और फिर उस स्टेटमेंट में लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, उस स्टेटमेंट में लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, उस स्टेटमेंट में लिख देना है। इसको मल्टीप्लाई करना है उससे, उस स्टेटमेंट में लिख देना है। अब जो भी कॉस्ट आया उसमें ये कॉस्ट भी और ये कॉस्ट भी प्लस कर देना है। बस आंसर वही है आंसर, एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला था, मतलब हाँ उस तरह। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका जो पहला पार्ट है वो इजी है, लेकिन जो दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट है वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया। जब मैं करने बैठ रहा था तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने बस पहला पार्ट ही करा और उतना करके छोड़ दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने फोकस नहीं किया। MCQ आएगा तो देख लूँगा, नहीं आएगा चांसेस बहुत कम है कि इससे आ जाए, इसलिए मैं बस पहला पार्ट करके बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड है ना। हाँ जी, तो कह रहा है कि कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स फॉर कार, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर कार। कार मैन्युफैक्चरर आर द प्राइमरी कस्टमर ऑफ दिस प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कंपोनेंट आर बॉट असेंबल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कार कंपोनेंट्स आर सोल्ड टू द कस्टमर। जो मार्केट डिमांड है इस कंपोनेंट का वो 5,000 यूनिट है, यानी मार्केट में टोटल 5,000 यूनिट का डिमांड है और उस 5,000 यूनिट का डिमांड में से कूल एयर का 20% मार्केट शेयर है। यानी इकलौता 1 लाख डिमांड कूल एयर से होता है, मतलब कूल एयर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1 यूनिट का 2,500। रॉ मटेरियल अगर हम ख़रीदते हैं 900, असेंबली कॉस्ट और कस्टमर को पहुँचाने तक का कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। कहता है जो भी 1 लाख यूनिट्स हम कस्टमर को क्योंकि 1 लाख यूनिट्स का डिमांड है कस्टमर से सिर्फ कूल एयर से, तो जो भी 1 लाख यूनिट भेजते हैं 5,000 रुपये रिटर्न आ जाता है। 5,000 यूनिट्स रिटर्न आ जाता है और ये 5,000 यूनिट्स रिप्लेस किया जाता है फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है,
फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेस होता है। जो रिप्लेस कंपोनेंट्स है वो कैनॉट बी रिपेयर्ड और इसीलिए इनका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हमने नया 5-6 यूनिट्स उन्हें बेच दिया, उन्हें कस्टमर को बेच दिया और जो ख़राब यूनिट्स आए थे उन्हें बेच के कुछ पैसा कमा लिया, ये भी नहीं है। हम वो ख़राब है तो ख़राब है, ख़त्म यहाँ पे। अगर ये डिफेक्ट आइटम्स सप्लाई नहीं होते कि इनका सेल रिटर्न नहीं होता तो कस्टमर का जो परसेप्शन है वो क्वालिटी का वो बढ़ जाता। यानी अगर कस्टमर 5-6 यूनिट्स सेल रिटर्न नहीं करते तो कस्टमर का जो परसेप्शन है अपने क्वालिटी को लेकर के वो बढ़ जाता और इसी वजह से मार्केट में 10% डिमांड बढ़ जाता। किसका? इस 5 लाख का, यानी 50,000 डिमांड बढ़ जाता। यानी जो पहला 1 लाख डिमांड है वो 50 से बढ़ के 1.5 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि पहले था कि लॉस, अब यहाँ पे हम काउंट करते, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम, क्योंकि बिकॉज ऑफ सप्लाई जो डिफेक्ट हुआ था तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है। तो देखो सबसे पहले 5-4 यूनिट्स लौट के आया। ठीक है, अब लौट के आने का, लौट आया तो हमें उसे बना के देना भी पड़ेगा, तो नया बना के देना पड़ेगा। तो 5,000 पे हमारा ये भी कॉस्ट लग रहा है, ये भी कॉस्ट लग रहा है, असेंबली करने भी कॉस्ट लग रहा है और उसे डिलीवरी करने भी कॉस्ट लग रहा है। कंट्रीब्यूशन क्या है मैं बताता हूँ, ये करने भी कॉस्ट लग रहा है। यानी 900 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 100 1500, यानी इस 5,000 पे हमें 1500 का कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, ये कितना हुआ 5,000 इंटू 1500, ये हो गया 75 लाख। ठीक है, 75 लाख। कह रहा है कि इस 5,000 का, क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा था कि अगर ये 5,000 रुपये सेल रिटर्न नहीं होता तो हमारा डिमांड 50,000 से बढ़ जाता था। तो क्योंकि ये 5,000 रुपये रिटर्न हो रहा है तो हमारा 50,000 का डिमांड छूट रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसका पर यूनिट प्राइस है 1,000। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ये रहा कंट्रीब्यूशन, कि अगर वो सेल रिटर्न नहीं होता तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिलता, कितना फ़ायदा मिलता, और वो रिटर्न होने की वजह से कितना फ़ायदा अब नहीं मिल रहा है। यानी 50 यूनिट पे 1,000 यूनिट का फ़ायदा, 1,000 रुपये से फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा है। यानी 50,000 इंटू 1,000 5 करोड़, 5 करोड़, यानी टोटल जो 5,000 डिफेक्ट होके आ रही है उसकी वजह से जो टोटल लॉस हो रहा है वो 5.75 करोड़ का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी मतलब आंसर में आपको देखने जाऊँ तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जो टोटल लॉस है, लॉस फ्रॉम सेल्स, वो 5,75,00,000 है, इतना ही कह रहा है। जो दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट है वो एक्चुअली सच कहूँ मुझे भी समझ नहीं आया, तो मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि MCQ पोर्शन के लिए इतना पढ़ना मतलब मैंने छोड़ दिया, मैं बाकी चैप्टर पे ध्यान दूँ। सो दिस वाज चैप्टर 2। मैं आगे भी चैप्टर अभी सॉल्व करूँगा तो आपके लिए वीडियो बना दूँगा। ओके, थैंक यू।